नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के सारे पार्ट जो यूपी पेट में पूछे जाते हैं उन सभी पार्टों से लिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों पेट के एग्जाम से भी लिए गए हैं और संभावित प्रश्न जो पेट के एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी इसमें लिया गया है। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए बन सकता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं, इस श्रृंखला को लगातार देखते हैं, तो आपको इसी क्लास में ये सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि किस भाग को मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपसे पूछ रहा है और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये भाग 4 के क में है। किसमें? भाग 4 के क में या फिर 4 के ए में है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, और पेट में ये पूछा गया प्रश्न है। और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं हमारे पेट के एग्जाम के लिए? अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है तो आप कितना बताएंगे? 51 के क में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क में। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे और इसे बाद में शामिल किया गया, तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। ठीक, उसके बाद ये मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे कि किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये लिया गया सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। और इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी ये भी पूछा जाता है, इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मूल संविधान में एक भी नहीं मौलिक कर्तव्य थे। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब जोड़ा गया तो प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में। एक और कब जुड़ा? तो एक और जोड़ने के लिए किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? फंडामेंटल ड्यूटी कब जुड़ा था? तो इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके संबंधित किससे है? ये शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है। किससे? मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, इसको हम लोग साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भाग 4 के क में या फिर 4 के ए में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसको 51 के ए में रखा गया है। और ये लिया कहाँ से गया है? तो मौलिक कर्तव्य हमारा जो संविधान है विभिन्न देशों के संविधान को मिला के बनाया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और शामिल कब किया गया इसे हमारे संविधान में? तो इसको शामिल कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। और इसके लिए सिफारिश कौन सी समिति की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में जब जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान समय में आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कब जुटा था? तो इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इससे शिक्षा से संबंधित ये मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। ठीक, इतने प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, पेट की एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कह रहा है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो देखिए 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो 1 रुपए के नोट पे आप लोग ध्यान रखेंगे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका? वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होता है। अगर आपसे पूछे कि बड़े नोट कौन जारी करते हैं, 1 रुपए से बड़े नोट कौन जारी करते हैं, तो 1 रुपए से बड़े नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है 1 रुपए से अधिक नोट। और इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? इसके हस्ताक्षर पे बात करें तो
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस पे हस्ताक्षर होता है। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये नोटों को जारी करने के लिए किस प्रणाली से नोट जारी करता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली से ये नोट जारी करता है। किस प्रणाली से? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा ये नोट जारी करता है। तो ये प्रणाली भी पूछी जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जारी करता है। और इतनी चीजें आप लोग साथ में अगर ये भी ध्यान रख पाए कि रुपए का डिजाइन किसने दिया था, जो इस तरह से रुपए का डिजाइन बनता है ये किसने दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसने दिया था। उदय कुमार ने दिया था रुपए का डिजाइन, जो इस तरह से बनता है ना, ये जो वो किसने दिया था इस तरह से, ये उदय कुमार ने दिया था। सिंबल रुपए का, भारतीय रुपए का सिंबल। तो देखिए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए के नोट की बारे में बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। और बात करें बड़े नोट कौन जारी करते हैं, 1 रुपए से बड़े नोट जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है। और भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली से मुद्रा को जारी करता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा मुद्रा जारी करता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, जो 1 रुपए के बड़े नोट होते हैं उससे उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर का, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और रुपए का डिजाइन किसने दिया था, तो उदय कुमार ने रुपए का डिजाइन दिया था। इतना प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 343, और ये पेट यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो ये अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में है। किसकी? संघ की राजभाषा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारी राजभाषा क्या है, अगर आपसे पूछे कि हमारी राजभाषा क्या है तो आप लोग बताएंगे कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। अगर आपसे पूछे कि हमारी लिपि कौन सी है, हमारी लिपि कौन सी है, तो ये देवनागरी लिपि हमारी लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। और इसे देवताओं की लिपि भी कहते हैं। और इसे संविधान सभा द्वारा, भारत हमारी जो राजभाषा है हिंदी, इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। और 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 14 सितंबर के दिन इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेट एग्जाम के लिए। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि नागालैंड, कुछ राज्यों की जो पूछे जाने वाली जो संभावित जो पूछे जाने की संभावना है उनको देख लेते हैं। नागालैंड की जो राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी? अंग्रेजी बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है या फिर राजकीय भाषा है वहाँ पे मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पेट में पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। क्या है? संघ की राजभाषा। और संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी है। और हमारे संघ की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है। इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो नागालैंड में बोला जाता है अंग्रेजी। लक्षद्वीप की जो राजकीय भाषा है क्या है? मलयालम है लक्षद्वीप की राजकीय भाषा। और त्रिपुरा की राजकीय भाषा क्या है, तो बांग्ला है त्रिपुरा की राजकीय भाषा। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहां पे ज्वाइन करके इसका लिंक भी इसका आप लोग पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरयू
नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरयू नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के जाना जाता है। और आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे या फिर घाघरा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी। और अब कुछ नदियों के जो प्राचीन नाम या फिर ऋग्वैदिक काल में कौन सी नाम थे और आधुनिक नाम अब उसका बदल के क्या हो चुका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेट एग्जाम के लिए। जैसे वितस्ता का जो प्राचीन नाम है वो झेलम का था। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता था। अगर आपसे पूछे कि अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है, अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है, तो ये चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। और आपसे पूछे कि सदानीरा किस नदी का पुराना नाम है, सदानीरा, तो ये गंडक नदी का पुराना नाम है सदानीरा। उसके बाद आपसे पूछे कि परुसनी किस नदी का पुराना नाम है, परुसनी, तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परुसनी, रावी नदी का पुराना नाम है। वहीं आपसे पूछे कि सुतुद्री किस नदी का पुराना नाम है, सुतुद्री, तो सतलज नदी का पुराना नाम है क्या? सतलज नदी का पुराना नाम सुतुद्री है। वहीं बिपाशा आपसे पूछ ले किस नदी का पुराना नाम है, तो व्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। ये प्रश्न आप लोग ये सारे याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा और हिस्ट्री के दृष्टि से भी और जियोग्राफी के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी के सरयू नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और अयोध्या किस नदी के किनारे आपसे पूछे स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सुतुद्री का वर्तमान नाम क्या है, तो सतलज है। और वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, तो झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो चिनाब का प्राचीन नाम है अस्कनी। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा। परुसनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब कि ये पेट यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग स्टार लगाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो देखिए 65 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति होती है, यानी कि वो उनको 35 वर्ष की आयु में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति जी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, या फिर हीरालाल जे कानिया भी कहीं कहीं पे मिलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान के, अगर आपसे पूछे कि संविधान की व्याख्या कौन सा करता है, संविधान की व्याख्या कौन करता है, या फिर आपसे पूछे कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का संरक्षक या फिर संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है संविधान की व्याख्या, या फिर इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद नंबर 129 में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद नंबर 129 में ये बातें बताई गई हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं तो इसका रिवीजन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी सेवानिवृत्ति देते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। और बात करते हैं संविधान की व्याख्या कौन करता है, या फिर संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान के संरक्षक या फिर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खलीफा से प्रतिष्ठित पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने
जो खलीफा से प्रतिष्ठित जो पद था आपका वो प्राप्त किया था। ठीक, खलीफा से प्रतिष्ठित पत्र मांगने वाला ये शासक था इल्तुतमिश। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया कि कौन सा वंश कहते हैं? इसे मामलूक वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? गुलाम वंश को ही इसे मामलूक वंश कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शासक बनने के पहले पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो शासक बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था? अगर आपसे पूछे ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें, इसकी एक सुंदर पुत्री थी। इसकी एक पुत्री थी और उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। इसकी एक पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। अभी हाल ही के एक परीक्षा में पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इक्ता प्रथा आप लोग नहीं भूलेंगे। इक्ता प्रथा आपसे पूछ ले कि किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था इक्ता प्रथा। किसने? इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता प्रथा। तो इतनी चीजें आप लोग इल्तुतमिश से याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इल्तुतमिश से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो देखिए आपसे खलीफा से प्रतिष्ठित पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को ही कौन सा वंश कहते हैं? इसे मामलूक वंश भी कहते हैं। और गुलाम इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश जब शासक बना था उससे पहले ये कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। और इसकी एक पुत्री थी इल्तुतमिश की जिसका क्या नाम था? रजिया सुल्तान नाम था। इक्ता प्रथा किसने शुरू करा था? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू किया था। ठीक, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसी तरह से पूछा गया, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आपसे पूछेगा कि 7 रंग में से ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही था? सफेद सही था। तो आप इस प्रश्न को तभी कर पाएंगे जब आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों का रंग मालूम होगा। कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल होता है, नारंगी होता है। कौन सा? लाल, नारंगी, पीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी। और फिर कौन सा रंग? बैगनी, जामुनी। और पहले जामुनी रहेगा, पहले जामुनी लिखिए, जामुनी। उसके बाद कौन सा रंग होता है सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट में कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। तो ये इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंद्रधनुष बनता कैसे है? यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की किन किन घटनाओं से होता है? तो इसके लिए प्रकाश की कौन किससे घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सी घटना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और प्लस साथ में ही इसमें अपवर्तन की भी घटना होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन की भी घटना होती है। और इसके साथ साथ आपको वर्ण विक्षेपण या फिर विखराव की भी घटना होती है। तब जाके क्या बनता है? तो तब जाके आपके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो सफेद रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो लाल रंग होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी रंग होता है और बैगनी रंग होता है। इनको आप लोग याद करेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, नीला, बैगनी, नारंगी। इस तरह से आप लोग लगातार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो निर्माण की बात करें तो इसमें प्रकाश की कौन कौन सी घटना होती है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अपवर्तन की घटना होती है। और फिर आपका वर्ण विक्षेपण की भी घटना होती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो देखिए यहाँ पे करना चाहिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रारूप समिति में पूछा जाता है कि सदस्य कितने थे, कई बार पूछा गया है। तो प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे और अन्य 7 मतलब और 6 लोग थे। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति की पूछा जाता है कि गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और
प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया था, ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पेश करने वाले कौन थे। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया था। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? प्रारूप के संवैधानिक सलाहकार की बात करें आप कौन थे, तो संविधान जो प्रारूप के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पूछा जाता है तो भीमराव अम्बेडकर। और पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य थे और गठन कब हुआ था। तो सदस्य थे इसमें टोटल 7, 1 + 6। और गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन हुई थी। ठीक। और बात करते हैं प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पेश किया था। और संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात करें तो BN राव थे। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। और ये प्रश्न पेट एग्जाम में पूछा गया था, किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो उसमें ऑप्शन जानते हैं क्या सही किया था? उसमें ऑप्शन सही किया था आर्गन, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रश्न को आप तभी कर पाएंगे, इस तरह के प्रश्न को, जब आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। जब आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालने वाली गैस कौन कौन सी होती है। तो हम बताते हैं कौन कौन सी। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। साथ में मीथेन, मीथेन को क्या कहा जाता है? CH4 यानी कि मीथेन भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। कौन सी? नाइट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। इसका फार्मूला क्या होता है? NO होता है। ठीक। अगर आपसे पूछे, और साथ में साथ आप लोग याद रखेंगे जलवाष्प भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव में इफेक्ट डालती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस हैं। कौन कौन सी है? तो देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस है। मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस है। और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ग्रीन हाउस गैसें हैं। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड NO भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक। और प्लेटो के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये भी यही जानिए कि सबसे पहले तो ये जानिए क्रम, सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु पूछा जाता है तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और इनके गुरु कौन थे? सुकरात। तो इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे सुकरात। तो इस तरह से आप लोग क्रम याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। और ये सभी कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो और बात करते हैं प्लूटो के बारे में। तो आपसे पूछेगा कि प्लूटो आदर्शवाद का जनक को किसे कहा जाता है। तो आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आदर्शवाद का जनक प्लूटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आदर्शवाद का जनक प्लूटो को कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यूनान का दार्शनिक था। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक, या फिर आपसे पूछ ले जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के भी जनक बताइए। जंतु विज्ञान और फिर जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो है रिपब्लिक नामक पुस्तक। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु कौन है? सुकरात। और ये सभी कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। सिकंदर को छोड़ के प्लूटो और फिर अरस्तु और सुकरात सभी यूनानी दार्शनिक थे। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लूटो को माना जाता है आदर्शवाद का जनक। जीव विज्ञान का जनक तो ये है अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न के। वार्षिक सोडा,
वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो देखिए वॉशिंग सोडा ये पेट के एग्जाम में आपके पिछले वर्षों पूछा गया प्रश्न है और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पेट एग्जाम के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा या फिर इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसे ही धोवन सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग मतलब भी क्या होता है? धोना होता है और धोवन मतलब भी क्या होता है? धोना होता है। तो इसे धोवन सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साथ में धोवन सोडा भी कहा जाता है। ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, Na2CO3। और एक आप लोग और ध्यान रखेंगे बेकिंग सोडा का भी फार्मूला पूछा जाता है, बेकिंग सोडा का भी फार्मूला पूछा जाता है। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो ये हो सकता है पूछ ले क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं बेकिंग सोडा को, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही खाने का सोडा कहा जाता है, इसे ही खाने का सोडा कहा जाता है, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मीठा सोडा कहा जाता है, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, जो कि पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है वॉशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं? इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग मतलब भी धोना और धोवन मतलब भी धोना। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। अब बात करते हैं संघीय परिषद, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि आपसे यदि पूछे कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य में जो मंत्री परिषद होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होता है आपका विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। और संविधान के गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? संविधान के गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? तो संविधान के गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? तो संविधान में मंत्री के अलावा संसद में, तो संसद में मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं, मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मंत्री को छोड़ के, यानी कि मंत्री को छोड़ के संसद में जितने MLA MLC होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गैर सरकारी सदस्य। और मंत्री को क्या कहा जाता है? मंत्री जो भी जितने भी मंत्री होते हैं संविधान में, क्या बोलते हैं, संसद में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता है। कैसा सदस्य? सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। और मंत्रियों को कौन सा सदस्य कहते हैं? मंत्री को सरकारी सदस्य कहते हैं संसद में। तो देखिए ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल किससे संबंधित है? और ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन होल ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ओजोन परत की मोटाई को बताता है। ओजोन होल क्या? ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाती है, उसे कहते हैं, क्या हो जाता है? ओजोन होल। ओजोन होल, ओजोन परत की इसमें क्या हो जाता है? मोटाई में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, ठीक, उसे कहते हैं ओजोन होल। अब बात करते हैं ओजोन परत स्थित किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में होता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में होता है। और ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है? ओजोन परत की बात करें, इसका क्षरण का आप लोग बताएंगे कि क्षरण का कारण क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक। और बात करते हैं ओजोन परत की जो है इसका माप किसमें किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई की माप करते हैं किसमें? ओजोन परत की मोटाई कितनी है इससे माप करते हैं किसमें? डॉप्सन में। इसका यूनिट क्या होता है? डॉप्सन होता है।
इसका यूनिट क्या होता है, डॉप्सन में ओजोन परत का माप करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है, ये हमारी रक्षा किससे करती है, तो ये हमारी रक्षा सूर्य के परावैंगनी किरण से करती है। किसे, सूर्य के परावैंगनी किरण से, ये हमारे आंखों के बैगनी किरण से हमारी रक्षा करती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ और कब हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब, 1987 को होता। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। और ये ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ओजोन होल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत की मोटाई में कभी क्या दर्शाता है, ओजोन होल को संकेत करता है, ठीक। और ओजोन परत स्थित किस मंडल में है, तो ये समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो ये हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और बात करते हैं ओजोन परत क्षरण का कारण कौन सी गैस होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ओजोन परत के क्षरण का जो होता है कारण। और ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं किसी डॉप्सन में, ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। अगर बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसे चलाया गया था, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पे, सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। और बात करते हैं शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था फरीद खां। क्या था, इसका मूल नाम था शेरशाह सूरी का फरीद खां, इसका मूल नाम था। और बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पटना के संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी हैं पटना के संस्थापक। पटना के संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी हैं पटना के संस्थापक। और जीटी रोड किसने बनवाया था, जीटी रोड का आपसे पूछ ले कि जीटी रोड का निर्माण किसने करा था, तो शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का भी निर्माण किया था। किसने, शेरशाह सूरी ने भी जीटी रोड का निर्माण। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी। और पट्टा और काबुलियत प्रथा आपसे शुरू पूछे, पट्टा एवं काबुलियत प्रथा आपसे पूछे कि किसने शुरू की थी, तो पट्टा और काबुलियत प्रथा भी किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। किसने, शेरशाह ने शुरू की थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, सासाराम, जो कि कहाँ पे है, बिहार में इसका मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था फरीद खां, बचपन का नाम फरीद खां। पटना के संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी हैं पटना के संस्थापक। आपसे पूछेगा कि जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करा था, तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करा था। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। पट्टा और काबुलियत प्रथा भी किसने शुरू की थी, तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था पट्टा और काबुलियत प्रथा। पौधों में पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है कि पौधे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपना पोषक तत्व ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से ये प्राप्त करते हैं। और बात करते हैं पौधों के बारे में, एक प्रश्न पेट से जरूर पूछे जाते हैं। और पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसके द्वारा जो आपके पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। और फ्लोएम पौधे में क्या काम करता है, तो ये भी फ्लोएम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्लोएम क्या काम करता है, ये पौधों में आहार वहन का काम करता है, आहार वहन का काम करता है। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में पूछ चुका है प्रश्न कि फ्लोएम किस चीज में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है और ये आहार वहन का काम करता है। अगर आपसे पूछे कि जाइलम कहाँ पे पाए जाते हैं, जाइलम, तो जाइलम भी किस में पाए जाते हैं, पौधों में। और ये पौधों में सभी भागों में जल का वहन करते हैं, यानी कि जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं।
और वहीं आपसे पूछे कि पौधे श्वसन कैसे करते हैं, तो पौधे श्वसन करते हैं पत्ती के माध्यम से। तो पत्ती द्वारा पौधे अपना श्वसन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे वाष्पोत्सर्जन किससे करते हैं, वाष्पोत्सर्जन किससे करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन भी किससे करते हैं पौधे, तो ये वाष्पोत्सर्जन पत्ती के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं, पत्ती के द्वारा करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखते हैं और रख सकते हैं, क्योंकि पेट एग्जाम में के लिए पौधों से प्रश्न ये देखिए पूछा गया है, तो और भी पूछे जाने की संभावना है। पौधों में पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और भोजन बनाने की क्रिया पौधों में क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और पेट में पूछा गया प्रश्न है कि फ्लोएम क्या काम करता है, तो फ्लोएम ये पौधों में पाया जाता है और ये आहार वहन का काम करता है, यानी कि पौधों के सभी भाग के और पौधों का जो अहन है, आहार है या फिर खनिज पदार्थ है, वो पहुंचाता है। और जाइलम क्या काम करता है, इस जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। और पौधे श्वसन कैसे करते हैं, तो पौधे श्वसन अपना पत्तियों के द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे पौधे वाष्पोत्सर्जन किसी के द्वारा करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी यात्रियों के आने का क्रम, और ये पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें, पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले फाहियान आया था। जो ऑप्शन दिया गया था उसमें बता रहे हैं, सबसे पहले फाहियान आया था। और उसके बाद कौन आया था, वेनसांग आया था। कौन, फाहियान के बाद वेनसांग आया। फिर उसके बाद टॉमस रो आया था। कौन, टॉमस रो आया था। और फाहियान कहाँ का यात्री था, तो ये चीन का यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और वेनसांग कहाँ का यात्री था, तो ये भी चीनी यात्री था, चीन का यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और टॉमस रो के बारे में बात करेंगे, तो ये अंग्रेज यात्री था। कहाँ का था, अंग्रेज यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये थे आपके प्रश्न। ठीक, तो देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि भारत में विदेशियों के आने का क्रम कौन सा है, तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान। ये चीन से आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, रिलेटेड प्रश्न है। और वेनसांग कहाँ से आया था, तो ये भी चीनी यात्री था, वेनसांग। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। टॉमस रो कहाँ से आया था, तो ये अंग्रेज यात्री था। और ये जहांगीर के दरबार में आया था, टॉमस रो। तो ये प्रश्न पूछा गया था पेट 2021 के एग्जाम में। अब बात करते हैं कि दिल्ली, वहीं आपसे पूछे कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो वो मोरक्को निवासी था और दरबार में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक, और बात करते हैं दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये तो बताइए, ये किसका गुलाम था। तो अभी हमने बताया कुछ समय पहले, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसके, मोहम्मद गौरी का ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। और इसने 1206 में क्या किया, 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ था इसका, 1206 में। और ये किस वंश का शासक बना था, तो ये गुलाम वंश का शासक बना था। किस वंश का शासक, गुलाम वंश का। और गुलाम वंश को अभी हमने हाल ही में बताया कि इसे क्या कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, मामलूक वंश कहते हैं, या फिर इसे दास वंश भी कहते हैं। दास वंश, दास मतलब क्या, गुलाम वंश ही कहा जाता है। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, इसे लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों रुपए का क्या करता था, साल में एक बार दान करता, तो इसे लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये ऐसा शासक था जो पोलो खेलते समय क्या होता है, ये पोलो खेलते समय किससे गिर जाता है, पोलो खेलते समय किससे गिर जाता है, ये घोड़े से गिर जाता है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है, टपक जाता है घोड़े पर से। और इसकी क्या हो जाती है, 1210 में क्या हो जाती है,
इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, या फिर दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक थे दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक। और ये किसका गुलाम था, तो ये गौरी का गुलाम था, और इसका गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक, तो देख लेते हैं इसे क्या कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाखों रुपए का दान करता है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया था, और ये गुलाम वंश का पहला शासक बना था। गुलाम वंश की स्थापना भी आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो 1206 में ही हुई थी। और मामलूक वंश भी इसे कहते हैं, गुलाम वंश को, या फिर इसे दास वंश भी कहते हैं। और इसकी मृत्यु के बारे में याद रखेंगे, पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिरा और इसकी 1210 में मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और ये पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किस में पूछा गया प्रश्न है, पेट 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और आप लोग के लिए होमवर्क है कि पेट आप लोग बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। अब बात हम प्लासी के युद्ध के बारे में बताएंगे कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कौन था, एक तरफ रहेगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक तरफ रहेगा, और वर्सेज किसके बीच में होगा, लड़ाई करा दीजिए, लॉर्ड क्लाइव के बीच में। कौन होता, लॉर्ड क्लाइव के बीच में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। और इसमें जीता कौन, लॉर्ड क्लाइव जीत गया था। और इस समय भारत में मुगल वंश में एक शासक कौन था, मुगल शासक इस समय कौन था, आलमगीर द्वितीय था। कौन, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो पूछा जाता है कि इस समय कौन सा मुगल शासक था, तो आलमगीर द्वितीय था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दो इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्लासी के युद्ध की जैसे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों से संबंधित है, बक्सर युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, और इसमें विजयी कौन हुआ था, लॉर्ड क्लाइव। और ये मुगल वंश की बात करें कौन सा शासक था इस समय, तो मुगल वंश का इस समय आलमगीर द्वितीय शासक था। आलमगीर द्वितीय जब प्लासी का युद्ध चल रहा था तो इसमें शासक था। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक दोहन का विचार किसने प्रतिपादित किया। तो आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया था आर्थिक विकास का प्रतिपादन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्थिक विकास का दोहन या फिर आर्थिक दोहन इसे क्या कहा जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संपत्ति के अपवाहन भी कहा जाता है। संपत्ति का अपवाहन या फिर धन निर्गमन का सिद्धांत भी इसे दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और अब दादा भाई नौरोजी के बारे में इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का क्या किया, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया। क्या किया, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने भारत में किया। और सर्वप्रथम ही प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन किया था। प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी कौन किया था, तो ये भी आपने दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग, और जब प्रति व्यक्ति आय इस समय निकाले थे तो ये समय था कब, 1967 में, 1967-68 के समय था। तो उस समय प्रति व्यक्ति आय एक मनुष्य की कितनी थी, 20 रुपए थी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया समाचार पत्र किसका था, इंडिया समाचार पत्र आपसे पूछ ले कि किसका था, तो इंडिया जो समाचार पत्र है ये दादा भाई नौरोजी का था। किसका, दादा भाई नौरोजी का था इंडिया समाचार पत्र। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है किसे, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। किसे, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो देख लेते हैं आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
इसे संपत्ति के अपवहन का भी सिद्धांत कहा जाता है, संपत्ति के अपहरण का भी सिद्धांत कहा जाता है, इसे धन निर्गमन का भी सिद्धांत कहा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और 1967 में इस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी। इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था? और यूपी पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कब? यूपी पेट 2021 में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड जो डलहौजी था ये हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि हड़प नीति के बारे में बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? हड़प नीति को ही क्या कहा जाता है? इसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है। क्या? व्यपगत की नीति भी कहा जाता है हड़प नीति को। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे विलय नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलय नीति भी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। तो अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति था, इसका प्रथम शिकार कौन बना था? प्रथम शिकार यानी कि सबसे पहले ये कौन सा चीज मिलाया था? तो प्रथम शिकार इसका कौन बना था? तो सतारा इसका प्रथम शिकार बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और डलहौजी को आप कम नहीं समझिएगा, आपसे पूछेंगे कि भारत में पहली रेल किसके समय में चली? भारत में पहली बार रेल किसने चलवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलवाया गया था भारत में पहली रेल। और कब चला था भारत में पहली रेल? तो ये कब चला था भारत में पहली रेल? तो 1853 को चला था, भारत में पहली रेल चला था। ठीक, और डलहौजी का एक और आप लोग प्रमुख काम देखेंगे कि ये सेना का जो हेडक्वार्टर है, सेना का जो हेडक्वार्टर है ये पहले कहाँ था? कोलकाता था। सेना का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था और इसने ट्रांसफर करके कहाँ पे कर दिया था? शिमला में कर दिया था। कहाँ पे? शिमला में इसने ट्रांसफर करके कर दिया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? हड़प नीति को इसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है, इसे विलय की नीति भी कहा जाता है। और भारत में पहली रेल किसके समय में चली थी? तो भारत में पहली रेल जो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली थी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और प्रथम शिकार कौन बना था? जो आपका विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा जगह बना था? तो सतारा बना था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सेना का हेडक्वार्टर जो पहले कोलकाता में था उसे शिमला ट्रांसफर करने वाला कौन था? डलहौजी था। किसने किया था? डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो भारत में व्यापार करने सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगालियों में कौन आया था? सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा से प्रश्न पूछा जाता है, पेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, वास्को डी गामा आया था। और ये कब आया था? तो 17 मई। कब आया था वास्को डी गामा? 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और जो विदेशी कंपनियां हैं इन्हें आने का क्रम क्या है? तो इनका आने का क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले हमने बताया ही पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली लोग आए, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए, फिर आपका फ्रांसीसी आए थे। कौन? फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी कंपनी आई, उसके बाद स्वीडिश कंपनी आई। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए, हमने बताया। और सबसे लास्ट में भारत में कौन से गए थे? सबसे लास्ट में आपसे पूछे कि भारत से कौन गए थे, तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। कब? पुर्तगाली ही गए थे। और कहाँ से गए थे? गोवा से ये पुर्तगाली मुक्त किए थे, गोवा से गए थे। और
सली 1961 में गए थे। तो देख लेते हैं, तो आपसे पूछेगा कि व्यापार के लिए आने वाली यूरोपीय कंपनी में प्रथम कौन थे? तो देखिए पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आया था। ये पेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए, तो अब बात करते हैं कि आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी कंपनी आई थी, फिर उसके बाद स्वीडिश कंपनी आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए गोवा को छोड़ के 1961 में। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कब? ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, ये डॉक्टर साहब थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और ये जो आपसे पूछे गए धन्वंतरी, ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये धन्वंतरी किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये दरबारी चिकित्सक थे। ठीक, और कुछ चिकित्सक के बारे में जो पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि धन्वंतरी किसके चिकित्सक थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के चिकित्सक थे। वहीं आपसे पूछे कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक भी चिकित्सक थे, लेकिन ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार के ये क्या थे? चिकित्सक थे। कौन थे? कनिष्क के दरबार के ये चिकित्सक थे, चरक। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जीवक किसके चिकित्सक थे? जीवक, तो ये बिंबिसार के दरबार के चिकित्सक थे। किसके? बिंबिसार के दरबार के ही कौन थे? बिंबिसार के दरबार के चिकित्सक थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चरक कौन थे? ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। जीवक कौन थे? ये बिंबिसार के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। और चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, अब्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में कौन सा अब्रक का उत्पादन में प्रथम है, विश्व में प्रथम कौन है? तो विश्व में भी प्रथम अब्रक उत्पादन के कौन सा राज्य? भारत है। और कोडरमा और हजारीबाग क्यों प्रसिद्ध है? कोडरमा एंड हजारीबाग, सबसे पहले तो ये बताएंगे ये दोनों है कहाँ। तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में है। और अभ्रक की बात करें, अभ्रक इसे माइका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे माइका भी कहते हैं। और इसके जो गुण होते हैं, ये क्या होता है कि उष्मा का ये सुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है? ये सुचालक होता है। अब जबकि विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इस वजह से ये जो अभ्रक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला अभ्रक का कौन है? भारत है। ठीक, और बात करते हैं कोडरमा और हजारीबाग, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो देखिए, जो अभ्रक होता है वो उष्मा का सुचालक होता है, जबकि विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक। और ये मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनानी थे। और ये मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक में किसका विवरण देते हैं? तो ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। तो ये किसके? मौर्यकालीन भारत का इतिहास बताते हैं। मौर्य कालीन जो भारत था उस समय की बात कौन बनाते थे? ये मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में बताते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि फाहियान कहाँ का रहने वाला था? अभी हमने बताया। तो ये फाहियान चीन का निवासी था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था?
इब्न बतूता ये किसके दरबार में आया था? तो ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को के निवासी था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक। और पेट एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है। और ये यूनानी रहने वाला था मेगास्थनीज। और ये विवरण किसका देता है? मौर्यकालीन भारत का विवरण देता है। मौर्यकालीन भारत का। फाहियान के बारे में हमने बताया ही, ये चीन का यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पेट में पूछ गया। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो ये मोरक्को के निवासी था। और इब्न बतूता का पुस्तक का क्या नाम है? इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डेकेंसबर्ग। डेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो डेकेंसबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका कंट्री में स्थित है। किसमें? दक्षिण अफ्रीका कंट्री में डेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अराकान योमा कहाँ पे स्थित है? अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे? म्यांमार में स्थित है अराकान योमा पर्वत। अगर आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? रॉकी पर्वत तो विभिन्न देशों के पर्वत भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले वहीं एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित पर्वत है। वहीं आपसे पूछे कि आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है? आल्पस पर्वत ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है। आल्पस पर्वत कहाँ पे? यूरोप में स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी जर्मनी में स्थित पर्वत है। कहाँ पे? जर्मनी में स्थित पर्वत है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए डेकेंसबर्ग पर्वत ये प्रश्न था हमारा। तो ये अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आल्पस पर्वत ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी एक कंट्री है यूरोप का, उसमें स्थित है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज चैनल को, पैसा नहीं लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? और पेट में ये पूछा गया प्रश्न है। किसमें? पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? तो पूरा डेट ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। साइमन कमीशन 9 फरवरी 1928 को भारत आया था। और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? अगर गठन पूछा तो तुरंत बताएंगे 1927 में गठन होता है। अब ये भारत में आया तो ये कहाँ आया? भारत में कहाँ पे आया? तो ये मुंबई में आया, मुंबई में। और भारत जैसे ही साइमन कमीशन पहुंचा तो ये भारत में जमकर इसका विरोध हुआ। और इसका जमकर भारत में विरोध हुआ और उस समय कुछ नारा भी लगाए गए। तो नारा क्या था? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के भारतीयों के द्वारा नारा लगाए गए। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था? इसे अन्य नाम भी दिया गया था। अन्य नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को ही क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। और क्यों इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते थे? क्योंकि इसके सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। तो इस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था। और इस समय भारत में शासन किसका था? तो इरविन के समय में साइमन कमीशन आया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इरविन के समय में साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज हुआ था, यानी कि लाठी से विरोध हुआ था पुलिसों के द्वारा। और इसमें लाला लाजपत राय हमारे चले गए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था। तो 3 फरवरी था भाई, ये
3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था और साइमन कमीशन का गठन पूछे 1927 में, और ये भारत में आया तो विरोध इसका जमकर हुआ और यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसे अन्य नाम भी भारतीयों के द्वारा दिया गया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इस वजह से कहा गया क्योंकि इसके सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। अब बात करते हैं इस समय शासन भारत में इरविन का शासन था और जब साइमन कमीशन आया था तो मुंबई में ये आया था। अब बात करते हैं इसमें लाठी चार्ज हुई, विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुई और इसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और फिर एससी आयोग की स्थापना कब हुई थी? एससी एसटी आयोग की स्थापना तो इसके लिए किया गया था 65वां संविधान संशोधन, जो कि 1990 में हुआ था। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 के ए में रखा गया। 338 और 300 एसटी एससी को किस में अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 338 और 338 ए में रखा गया है और ये अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। और किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र कौन घोषित करता है? एससी एसटी क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एससी एसटी क्षेत्र घोषित करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र को एसटी एससी क्षेत्र घोषित किया जाता है अगर वहाँ पे ट्राइब्स लोग हैं, जनजाति लोग हैं तो देखिए किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति का प्रतिशत के बारे में सर्वाधिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और एसटी एससी आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के, किस संशोधन के द्वारा हुई? तो इसके लिए 65वां संविधान संशोधन 1990 किया गया और इसके तहत संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 338 और 338 से जोड़ा गया। एससी एसटी के बारे में बात करें, एससी एसटी क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को एसटी एससी क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लेते हैं अगर वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह यानी कि जनजाति वगैरह हैं तो। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? पेट के एग्जाम के लिए पूर्ण स्वराज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज शब्द पेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग छोड़ेंगे नहीं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे किस अधिवेशन में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया या फिर किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, तो सीधे आप लोग कौन सा अधिवेशन बताएंगे? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? इसमें मांग की गई थी किसका? लाहौर अधिवेशन में ही आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और इसी में पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज शब्द प्रयोग किसने किया था? पूर्ण स्वराज शब्द प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे चला था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन कब चल रहा था? 1906 में। कब चला था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। इसमें दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया। अब अगर आपसे वो ऐसे ही पूछ ले कि पूर्ण स्वराज का सबसे पहले मांग किसने किया, तो पूर्ण स्वराज का सबसे पहले किसने किया था? तो पूर्ण स्वराज का मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? सबसे पहले मांग की बात करें किसने करा था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट आपके पेट एग्जाम के लिए आप लोग याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, और ये आपका पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पेट एग्जाम में ये पूछ चुका प्रश्न है। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में। और पूर्ण स्वराज शब्द प्रयोग कब किया गया? तो इसी में लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था। और पूर्ण स्वराज शब्द प्रयोग कब किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पूर्ण स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का सबसे पहले मांग किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि
नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो नेपा नगर की बात करें तो ये औद्योगिक कागज का निर्माण करता है। और किसकी कागज का निर्माण करता है? अखबारी कागज का निर्माण करता है नेपा नगर। और ये स्थित कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और बात करते हैं नेपा नगर जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेपा नगर जो उद्योग है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब? 1955 में हुई थी। और वहीं आपसे पूछे कि कागज का आविष्कार किसने अगर आपसे पूछे कि कागज का आविष्कार किसने करा था, तो किस देश ने कागज का सबसे पहले आविष्कार करा था? चीन ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी किया? सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किसने किया? सर्वप्रथम कागजी मुद्रा आपसे पूछ ले कि जारी किसने किया, तो चीन ने सबसे पहले जारी किया कागजी मुद्रा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया, बैंक नोट सबसे पहले किसने जारी किया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? स्वीडन ने सबसे पहले बैंक नोट जारी करा था, स्वीडन ने। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि पुस्तक मुद्रित सबसे पहले किसने किया? पुस्तक मुद्रित सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले चीन ने ही क्या किया? पुस्तक का निर्माण किया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम कागज का निर्माण किसने किया? तो चीन ने। सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी किसने किया? तो चीन ने। सर्वप्रथम बैंक नोट जारी किसने किया? तो ये आपके स्वीडन ने जारी किया। सर्वप्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? चीन है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ये अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कागज का आविष्कार किसने करा था? चीन ने किया। कागजी मुद्रा जारी सबसे पहले किसने किया? चीन ने। बैंक नोट जारी सबसे पहले किसने किया? स्वीडन ने। और बात करें पुस्तक मुद्रित करने वाला सबसे पहला देश चीन है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में क्या था? लाला हरदयाल था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करा था। इसके साथ और एक लोग थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर किया था। कौन? लाला हरदयाल और सोहन सिंह दोनों लोग थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों 1913 में कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक, और साथ में और भी प्रश्न थे। और भी प्रश्न जैसे ये मिलान करने वाला प्रश्न था। वहीं तो मिलान करने वाला प्रश्न तो सबको देखेंगे। और आपसे पूछेगा कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी की जो है स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करे थे। और वहीं आपसे पूछे कि होम रूल लीग शुरू किसने किया था? होम रूल लीग शुरू किसने किया था? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट ने शुरू किया था। कौन? एनी बेसेंट ने शुरू किया था होम रूल लीग। और आपसे पूछे कि मित्र मेला शुरू किसने किया था? मित्र मेला शुरू करने वाले कौन थे? तो बीडी सावरकर ने मित्र मेला शुरू किया था। कौन? बीडी सावरकर ने क्या किया था? मित्र मेला शुरू किया था। तो ये थे आपके मिलान करने वाले प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कर डाला था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने करा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। होम रूल लीग की अपने पूछे स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। मित्र मेला का स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर ने किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में से जुड़ने में विरोध किया था? तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में जुड़ने जा रहे थे, उसका जमकर के विरोध कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया था। महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन में जुड़ने जा रहे थे। और क्यों विरोध किया था? तो देखिए महात्मा गांधी का विचार कौन था?
तो ये महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता लाना। क्या चाहते थे? हिंदू खिलाफत आंदोलन में इनके जुड़ने का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता लाना। इनका मेन उद्देश्य यही था खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का। और वहीं आपसे पूछ लेगा कि खिलाफत समिति के बारे में। पेट एग्जाम के लिए खिलाफत समिति में जितने हम सेट देखे सभी में प्रश्न पूछा गया था। तो खिलाफत समिति का आपसे पूछेगा सबसे पहले गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे। तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में हो गया था। कौन किया था? तो मोहम्मद अली और कौन किए थे? मोहम्मद अली और इनके साथी कौन थे? शौकत अली थे। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे शुरू किया था, इसका गठन कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। देखिए किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन के में विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन में जुड़ने जा रहे थे, उसका जम करके विरोध हुआ। और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में क्यों जुड़ने जा रहे थे, उनका कारण के उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या लाना? एकता लाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम के बीच एकता लाना चाहते थे। और बात करते हैं कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो मुंबई में किया गया खिलाफत समिति का गठन 1919 में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? मोहम्मद अली शौकत अली ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति जो है आपका कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? बोत्सवाना कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ जनजाति के बारे में और जो के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो देखते हैं। तो आपसे पूछेगा कि मोपला जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो मोपला जनजाति केरल की जनजाति। यहाँ पे मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में। माओरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। और वहीं आपसे पूछे कि लाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति है लाई जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको तमिलनाडु ऑप्शन में मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं तो आपको ऑप्शन में नीलगिरी पर्वत मिल सकता है। नीलगिरी पहाड़ी पे क्या पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। वहीं आपसे पूछेगी कि पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। अफ्रीका में कांगो बेसिन है, कांगो नदी के किनारे। तो उसके जो एरिया है उसके जलग्रहण क्षेत्र को कांगो बेसिन कहते हैं, वहाँ पे पाई जाती है पिग्मी जनजाति। और वहीं आपसे पूछे कि ओगोन्स जनजाति और सोपेंस नामक जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। तो देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में। अब बात करते हैं मोपला जनजाति कहाँ पे? केरल में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। लाई जनजाति कहाँ पे? म्यांमार में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? अफ्रीका में। वहीं ओगोन्स और सेपेंस नामक जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? पेट में पूछा गया प्रश्न है, पेट में पूछा गया। और ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो देखिए इसमें शामिल ऑप्शन में क्या दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एक ऐसा संगठन था जो किस काकोरी ट्रेन डकैती में क्या था? शामिल था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और काकोरी ट्रेन षड्यंत्र ये जो हुआ था वो कब हुआ था?
काकोरी कांड लिख लीजिए। ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925। इसका नाम बदल करके मोदी जी ने इसका नाम भी बदल दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे ये पूछा जाता है। तो बहुत सारे लोग शामिल थे, जो मुख्य थे वो हम आपको बता रहे थे, जो एग्जाम बताएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें शामिल, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे। और ये काकोरी ट्रेन डकैती जो था उसके नायक थे। कौन इसके नायक पूछे जाते? कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे। और इनके साथ ही अशफाक उल्लाह खां शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन अली, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन जो था वो काकोरी संयंत्र में शामिल था। और बात करते हैं काकोरी जो ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको फांसी कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी हुई थी। कहाँ पे? गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और रोशन अली, इन सभी को फांसी हुआ था। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। जजिया कर किसने पुनः चलाया था? तो देखिए, जजिया कर को अगर आपसे पूछे पुनः किसने चलाया था तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब। लेकिन जजिया कर का अगर इतिहास देखें तो अगर आपसे पूछे कि जजिया कर सर्वप्रथम लागू किसने किया था? जजिया कर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लागू किसने किया था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू करा था। लेकिन आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लागू किया था? ब्राह्मणों पे लागू किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। और फिर जाके जजिया कर आपसे पूछे कि समाप्त जजिया कर फिर जाके समाप्त किसने कर दिया था? जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। और अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? तो ये 1564 में जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। फिर पुनः शुरू किसने किया था? ये प्रश्न है हमारा, पुनः शुरू किसने किया था? तो पुनः शुरू करने वाले कौन थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे क्या किया था? पुनः शुरू किया था। तो ये जजिया कर का कुछ इतिहास है। अगर आपसे पूछे कि जजिया का सर्वप्रथम लागू किसने किया था? तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम एक विदेशी आक्रमणकारी था, इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लागू किया। अगर वहीं पूछे कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लेने पे लागू किसने किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया कर उसके बाद लागू किया था। और जजिया कर के समाप्त किसने करा था? तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। पुनः शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया था। तो ये जो हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और भी बांधों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। और ये नागार्जुन सागर बांध अगर आपसे पूछे किस राज्य में है तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक। और बात करते हैं अलमाटी बांध की। अलमाटी बांध ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये भी किस नदी पे बना हुआ है? अलमाटी बांध ये भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे और ये कर्नाटक में स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है
वो बना हुआ है नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। वहीं आपसे पूछे कि अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अलमाटी बांध और कर्नाटक में ये बना हुआ है, ठीक। और हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ है। और उड़ीसा राज्य में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है, गुजरात राज्य में बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अमेजन जो वन होते हैं, अमेजन वन जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। ये विश्व में सबसे घने वन है या फिर सबसे बड़े वन है। और वन से भी पेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक, अब ब्राजील आया है तो उसे प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ पे होता है? सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो ब्राजील में होता है सबसे काफी ज्यादा कॉफी का उत्पादन। यहाँ पे कॉफी उत्पादन के जो बागान है उसे क्या कहा जाता है? कॉफी उत्पादन के जो बागान है उसे फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? सेंटोस बंदरगाह, और सेंटोस बंदरगाह भी ब्राजील में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे कॉफी का ही निर्यात इस बंदरगाह से होके किया जाता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि ब्राजील का मैनचेस्टर किस देश को कहते हैं? ब्राजील का मैनचेस्टर किस देश को कहते हैं? तो सॉरी, किसको कहते हैं? तो ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं साओ पालो को। किसको? साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं। और बात करते हैं सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को ही क्या कहते हैं? सांपों का देश, ये किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। तो विश्व में सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन वन पाया जाता है ब्राजील में। और ब्राजील में विश्व में सबसे घने वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील करता है। और यहाँ पे कॉफी के जो बागान है उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह की बात करें, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। और ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई कब हुआ था? तो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई 1953 में हुआ था। और ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पेट में पूछा गया प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कब चढ़ा गया था? तो 1953 में। अब बात करते हैं विश्व में माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कब चढ़ा और भारत में। विश्व में अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहला पुरुष कौन चढ़ा, विश्व में फर्स्ट पुरुष की बात करें, कौन चढ़ा था? तो विश्व में पहले पुरुष चढ़े वाले माउंट एवरेस्ट पे एडमंड हिलेरी चढ़े थे। और कौन? तेंजिंग नरगे। और इनके साथ कौन थे? तेंजिंग नरगे, ये पहले हिमालय पे चढ़े। और आपसे पूछे कि विश्व में चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? विश्व में चढ़ने वाली पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पे चढ़ी? तो ये कौन है? जुनको तबाई है, जिनको तबाई। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये जापान की रहने वाली हैं। ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पहली महिला हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और भारत में आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसने पर चढ़ा था? भारत में चढ़ने वाली पहली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पे? भारत में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत में पहली महिला बचेंद्री पाल है। कौन? बचेंद्री पाल है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पे विश्व में पहली बार चढ़ाई की गई थी 1953 में। कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी। और कौन चढ़े थे साथ में? तेंजिंग नरगे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नरगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। और पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी? तो जुनको तबाई हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला, जो कि जापान की है। भारत कौन? भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा, तो बचेंद्री पाल है ऐसी महिला जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? ये पेट में पूछा गया प्रश्न, ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का। तो इसका नाम हो गया क्या? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। इसका क्या नाम है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन में तो यही था।
ठीक। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो सलीम अली जो नेशनल पार्क है आपका, ये जम्मू कश्मीर राज्य में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर राज्य में है सलीम अली नेशनल पार्क। और बात करते हैं दुधावा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी यदि नहीं याद होता है तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क स्थित है, ठीक। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है। तो केवलादेव भरतपुर में जो स्थित है केवलादेव घनी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। कौन, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान इसका अन्य नाम है। और सलीम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो सलीम अली जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, और ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बढ़ती हैं, साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक। हवा का आर्द्रता का मापन किसमें किया जाता है। तो हवा का जो आर्द्रता का मापन है ये हाइग्रोमीटर में करते हैं। किसमें, हाइग्रोमीटर में करते हैं हवा के आर्द्रता का मापन। वहीं आपसे पूछे कि हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं। हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक घनत्व का। तो इसे मापते हैं जल का आपेक्षिक घनत्व। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कुछ मापन के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि पदार्थ का अपवर्तनांक किससे मापते हैं। तो पदार्थ का अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो इसका मापन किया जाता है किससे। तो स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है ये किससे मापते हैं। तो ये मापते हैं आइडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, आइडियोमीटर से। और ब्लड प्रेशर की माप आपसे पूछे, ब्लड प्रेशर की माप किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर की माप किसे कहते हैं, स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर से। और वहीं वायुमंडलीय दाब की माप करते, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं। तो ये कहते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, बैरोमीटर से। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। देखिए, हवा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और आपसे पूछे कि हाइड्रोमीटर में किसका, जल का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक। हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षिक घनत्व। तो वहीं आपसे हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। और पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। और ब्लड प्रेशर का माप किससे किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब का माप किससे करते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है। तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का जो स्रोत है वो क्या है। तो इसमें दो दिल्ली और कहाँ से लौह अयस्क आते थे, दिल्ली और राजहरा से यहाँ पे लौह अयस्क आते थे। दिल्ली और राजहरा से लौह अयस्क आते थे। सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था भारत में, दूसरी 5 ईयर प्लान चल रही थी। इसके तहत 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई। कौन कौन से स्टील प्लांट है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से स्टील प्लांट थे। तो सबसे पहले आपका तो ये भिलाई ही था, तो उसको अभी देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला
स्टील प्लांट ये कहाँ पे लगाया गया? तो ये लगाया गया था उड़ीसा में। और इसमें कौन से देश ने सहयोग किया? इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था। किस देश ने? जर्मनी ने सहयोग किया था। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, भिलाई स्टील प्लांट। और इसमें सहयोग किसने? ये कहाँ पे स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसमें सहयोग करा था किसने? रूस ने। भिलाई वाले में रूस ने सहयोग किया था। और दुर्गापुरा एक स्टील प्लांट है, दुर्गापुरा स्टील प्लांट। और ये कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुरा स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसमें सहयोग किस देश ने किया था? इसमें सहयोग किया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने इसमें सहयोग किया। फिर उसके बाद चला था 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें कौन सी स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? इसमें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। और इसमें सहयोग करने वाली जो कंपनी थी, इसमें कौन सा देश सहयोग किया था? रूस ने सहयोग करा था। तो इस तरह से जो 2 पंचवर्षीय योजना में 4 जो आपके स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र, लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली और राजहरा है, ठीक। और सेकंड 5 ईयर जो प्लान चल रही थी, तो उसमें 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई। कौन कौन से? राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। इसमें सहयोग किया था जर्मनी ने। और भिलाई स्टील प्लांट जो कि स्थित है छत्तीसगढ़। कहाँ पे स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसमें सहयोग करा था रूस ने। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें सहयोग करने वाली कंट्री ब्रिटेन है। और चौथी 5 ईयर प्लान में स्थापना की गई थी बोकारो स्टील प्लांट की। और ये झारखंड में स्थित है। इसमें सहयोग करने वाला देश रूस है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, यानी कि विश्व बैंक जिसे डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, और IMF का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, तो हम लोग बता देते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इन दोनों का वाशिंगटन DC में इसकी हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक या फिर IMF की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे जुड़वा बैंक कहा जाता है। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके तहत कौन सा सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें इसके लिए किया गया था कौन सा सम्मेलन? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देश कितने थे? तो इसमें टोटल 90 सदस्य देश थे, 190 सदस्य थे। और सबसे नवीनतम जो IMF में सबसे जो नवीनतम जो सदस्य है, वो उसका क्या नाम है? एंडोरा। एंडोरा IMF का जो सबसे नवीनतम सदस्य। IMF में कितने सदस्य थे? IMF में सदस्य 190 और इसमें नवीनतम जो सदस्य है एंडोरा है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो विश्व बैंक और IMF दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और एक चीज़ और कॉमन है कि दोनों की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में और एक ही सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि IMF में पूछे सदस्य कितने हैं। IMF में जो आपसे पूछे कि टोटल सदस्य कितने देश हैं, तो IMF में सदस्य 190 देश हैं। और 190 नंबर का जो देश है, 190 नंबर का जो देश है वो क्या है? एंडोरा। एंडोरा सबसे नवीनतम सदस्य है IMF का। ये आप लोग ध्यान रखें। दर्रे और उनके स्थान का नाम, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। पेट में पूछा गया प्रश्न है, दर्रे और उसके स्थान का नाम दे करके इस तरह से पूछा जाए। जैसे आपसे पूछेगा कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पे स्थित है? बुर्जिल दर्रा कहाँ पे स्थित है? बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पे स्थित दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में। वहीं आपसे पूछे कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है? और सिपकीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिपकीला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। और वहीं आपसे पूछ ले हिमाचल प्रदेश में स्थित और माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? माना नीति और लिपुलेख है दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड स्थित है दर्रे माना नीति लिपुलेख। और नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सारे दर्रे आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नाथुला दर्रा या फिर
आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा ये सारे कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित दर्रे। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। तो इतने दर्रे आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये सारे मिलान करने के लिए दिया गया था पेट एग्जाम में, दर्रे और उसके स्थान। जोजिला दर्रा, बुरचिल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। पेट में ये पूछा गया प्रश्न है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न और पढ़ लेते हैं जो प्रकाश वर्ष वगैरह से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछे कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर, तो ये होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। और पारसेक है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, इससे खगोलीय पिंडों की दूरी मापते हैं। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? तो ये होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे बड़ी मात्रक का है प्रकाश वर्ष पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने क्या किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये क्या करती है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। इसे ये CSO कहते हैं। CSO क्या करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक। लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। अभी हमने बताया कि और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? सर्वाधिक राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में होता है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है राष्ट्रीय आय में। तृतीय क्षेत्र का इसे क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये पेट एग्जाम में पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये पेट 2021 में क्या हुआ? ये पूछा गया प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और इसमें जो है सेवा क्षेत्र, इसमें योगदान 53% है। किसका? सेवा क्षेत्र का योगदान है राष्ट्रीय आय में। ठीक। और एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी 1948 में। राष्ट्रीय आय समिति इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे ये पूछा जाता है। तो पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये दोनों ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से, ये राष्ट्रीय आय से तो हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक। तो देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। और CSO इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और प्रति व्यक्ति आय भी इन्होंने सबसे पहले निकाला। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही इसका प्रकाशन किए थे। बात करते हैं सर्वाधिक योगदान किसका रहा था?
कि राष्ट्रीय आय में, तो तृतीयक क्षेत्र का जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये पेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और बात करते हैं राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। वहीं आपसे पूछे कि इसका पीएच कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। पीएच होता है इसका सूत्र। और जल का सूत्र आपसे पूछ ले कितना होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है। ठीक, नॉर्मल जल का सूत्र H2O, लेकिन वहीं आपसे पूछे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है D2O। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? भारी जल को कहते हैं। ठीक, और इसका जो क्वथनांक होता है ये नॉर्मल जल से थोड़ा अलग होता है, इस वजह से ये पूछा जाता है। क्वथनांक के बारे में बात करें तो इसका क्वथनांक 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, और नॉर्मल पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा में किस चीज का उपयोग करते हैं? कृत्रिम वर्षा में किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। और वहीं आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैस होती है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार होती है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए पानी का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है पानी का सबसे शुद्धतम रूप। इसका पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल का सूत्र H2O होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारी जल का जो फार्मूला होता है D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका क्वथनांक 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अम्लीय वर्षा या फिर कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। और अम्लीय वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये देखिए आ गया। यहाँ पे क्या पेट में पूछा गया प्रश्न था? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। हाँ, तो देखिए पेट वाला ये प्रश्न है, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे सेवा का जितने भी क्षेत्र, जैसे व्यापार हो गया, ये सेवा क्षेत्र है। परिवहन हो गया, ये क्या है? सेवा क्षेत्र है। अब बाइक ऑटो में बैठ के कहीं जाते हैं और उसके बदले में वो आपको पहुंचा देता है और आप उसे पैसा देते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र हो गया। और आपके संचार जो क्षेत्र होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संचार की जितनी चीज होते हैं, आप नेट चलाते हैं पैसा देते हैं, और फिर टीवी देखते हैं पैसा देते हैं, और फिर जो भी न्यूज वगैरह सब चलाते हैं पैसा दे के चलाते हैं, उस सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। और वहीं प्राथमिक क्षेत्र में भी देखेंगे कौन कौन सी, तो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल आ जाएंगे। जैसे किसी उत्पादन से जितनी भी चीजें होती हैं सब प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। और पशुपालन जो हम लोग करते हैं, पशुपालन जो दूध वगैरह है वो सभी किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और मत्स्य पालन जो है, मत्स्य पालन, ये सभी किस में आएंगे? वो प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट है द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे क्या कहते हैं? इसे निर्माण का क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? निर्माण का क्षेत्र। यानी कि जो कच्चे माल है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुए कच्चे माल है, इसमें उत्पादन किया गया, यानी कि उसको दूसरा रूप दिया गया, उसको बनाया गया, तो उसको वो क्या हो गया? निर्माण क्षेत्र। जितना प्रोडक्शन वाली चीज है, निर्माण का क्षेत्र, ये सारी किस में आएंगे? ये द्वितीय क्षेत्र में। जो भी कंपनी वगैरह में जो भी चीजें बनती हैं वो सारी किस क्षेत्र में आएंगी? वो द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पेट एग्जाम में कंपलसरी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। और व्यापार
जैसे हो गया परिवहन हो गया, संचार क्षेत्र हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, जैसे प्राथमिक चीज़ कच्चा माल, जैसे कृषि हो गया, कृषि से हम लोग क्या धान, गेहूँ, चावल, फिर गेहूँ से आप लोग ब्रेड बना लिए, कपास उगाए, फिर उसका कपड़ा बना लिए, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मत्स्य पालन, ये सभी किस में प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में जो भी आपको प्राथमिक क्षेत्र से मिले उसका कुछ निर्माण करके कोई चीज़ बना दिए तो वो आपके आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा वाली सभी चीज़ें हैं इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। होता है। वहीं आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का माप किससे कहते हैं, दूध की शुद्धता का माप किसे कहते हैं, तो इसकी शुद्धता का माप लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर से करते हैं। ठीक, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक, और ऑपरेशन फ्लड ही किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। दुग्ध दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर के दिन दुग्ध दिवस मनाते हैं। और सारी दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, केसिन प्रोटीन होती है। दूध में शर्करा आपसे पूछ तो लैक्टोज नामक शर्करा होती है। दूध किससे दही बनाने की क्रिया में एंजाइम कौन सा सहायक होता है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम सहायक होता है। और शुद्धता का मापन दूध की किसे कहते हैं, तो दूध की जो शुद्धता का मापन है लैक्टोमीटर से करते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्प्लीन कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। और मलेरिया होता किससे है, मलेरिया किससे होता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और मलेरिया जो है एक परजीवी वाला रोग है। कैसा रोग है ये, प्लाज्मोडियम परजीवी रोग है। ये परजीवी कौन सा होता है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया की खोज किसने करा था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया की खोज किसने, सॉरी, ये जो आपका मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया की दवा क्या होती है, मलेरिया की दवा कुनैन होती है, कुनैन। और ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है मलेरिया की दवा। और डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार आपसे पूछ ले कि किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर के काटने से। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग प्लिया या फिर स्प्लीन मलेरिया में प्रभावित होता है। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया में। खोज किसने करा था, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज करी थी। दवा कौन सा है मलेरिया की, कुनैन है दवा। ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। और डेंगू बुखार में एंडीज मच्छर का रोल होता है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय प्रधानमंत्री 1991 की जो नई आर्थिक सुधार थी इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। और इसे क्या कहा जाता है, जो नई आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है, इसे एलपीजी मॉडल कहा जाता है, एलपीजी मॉडल। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न, बता दें मार्क, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे कंपल्सरी पेट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसे एलपीजी मॉडल कहते हैं। एल फॉर क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण।
उदारीकरण एल फॉर हो गया पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि क्या हो गया, निजीकरण। जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पे इसका 3 आयाम था, वैश्वीकरण। तो 3 आयाम कौन कौन से, उदारीकरण, निजीकरण और फिर वैश्वीकरण, ये इसके 3 आयाम थे नए आर्थिक नीति का। और उदारीकरण का आपसे पूछ ले कि अग्रदूत किसे कहा जाता है, उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को उदारीकरण कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नई आर्थिक सुधार जो कि कब आई थी, वो 1991 में आई थी, के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। और इस मॉडल को क्या कहा जाता है, इसे एलपीजी मॉडल कहा जाता है। इसमें 3 चीजों पे ध्यान दी गई, लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण कहा गया, और फिर ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण कहा गया, और प्राइवेटाइजेशन जिसे क्या, निजीकरण पे ये सरकारें ध्यान दी। और उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक, सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन होता है, तो देखिए सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का आपसे पूछ ले कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और ये हमें प्राप्त इससे कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस जिसे क्या कहते हैं, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन डी के स्रोत कहाँ से हैं, तो मछली के यकृत तेल से, मछलियों के विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है मछली के यकृत तेल में, और फलों और सब्जियों में, फलों एवं सब्जियों में, कोई भी सब्जियों में, तो इसमें विटामिन डी नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। ठीक, तो सूर्य के किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो विटामिन डी का सिक्रेशन करता है जब हम लोग सूर्य की किरण में बैठते हैं हमारा त्वचा। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस नामक रोग जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी होती है। और फलों एवं सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं होती, तो विटामिन डी नहीं होती। बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें।